नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। 2000 में 3 राज्यों से हट करके 3 नए राज्य बने। बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। 3 राज्यों की तुलना हमेशा की जाती है क्योंकि तीनों एक साथ जब बने तो 23 वर्षों के बाद तीनों राज्य कहाँ खड़े हैं, इस पे चर्चा अक्सर होती रहती है। उत्तराखंड पलायन हो रहा था, रोजगार के नए संसाधन नहीं हो पा रहे थे, विकास पहाड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था, भ्रष्टाचार उत्तराखंड में जब ये उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था तो ये सारी चीजें लगातार बढ़ती रहती थी। तो उत्तराखंड के नौजवान युवा मातृशक्तियों ने आंदोलन शुरू किया। बड़े आंदोलन के बाद, बड़े तपस्या, त्याग, बलिदान के बाद राज्य का निर्माण। 23 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़, अगर आप रायपुर उतरेंगे तो आपको लगेगा कि छत्तीसगढ़ 23 वर्षों में कहां पहुंच गया। जब आप झारखंड जाएंगे तो झारखंड बिहार जैसे राज्य से अलग हुआ झारखंड, वो अभी कहां पहुंचा ये भी आप देख लेंगे। नहीं देखेंगे तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जाकर के देख सकते। उत्तराखंड, जब उत्तराखंड की बात होती है तो हमें समझ में नहीं आता कि इसी 23 वर्षों में उत्तराखंड को जो जगह मिलनी थी, जो उम्मीदें थी, जहां पहुंचना था, वहां क्यों नहीं पहुंच पाया। आज भी उत्तराखंड के जो वासी है, उत्तराखंड वासी, वो टकटकी लगाए हैं। यहाँ पलायन रुकेगा, भ्रष्टाचार दूर होगा, रोजगार के संसाधन तलाशे जाएंगे, सृजित किए जाएंगे, स्वरोजगार बढ़ेगा। किसी चीज में बढ़ोतरी होती नहीं दिखती। हाँ, एक चीज में जरूर उत्तराखंड में बढ़ोतरी होती दिखती है। पहले विधायकों की सैलरी लगातार बढ़ी, चाहे मानदेय ले लें, भत्ते ले लें, आवास ले लें, स्टाफ ले लें, गाड़ियों के विषय में ले लें, बहुत सी चीजें हैं जो कि अगर गिनाया जाएगा तो मैं समझ से आज का डिबेट केवल इसी में खत्म हो जाएगा कि माननीय लोगों को कहां कहां से पैसे मिलते हैं। अभी राज्य मंत्री का मानदेय भी बढ़ाया गया और कई अन्य विषय पर उनकी बढ़ोतरी की गई है। जबकि अभी ज्यादा राज्य मंत्री नहीं, दर्जाधारी की मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले लाल बत्ती लिए लेकर के घुमा करते थे, लेकिन अब उन्हें केवल दर्जाधारी ही माना जाता है। तो जब राज्य मंत्री है तो जिस चीज की बढ़ोतरी हुई है उस चीज पे चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप हर चीज में अगर बढ़ोतरी किए हो तो माननीय के मानदेय में, उनके आवास पर, उनकी गाड़ियों पर, उनके स्टाफ पर, तब तो बढ़ोतरी जायज है। और अगर नहीं की गई है तो फिर तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि और चीजों में बढ़ोतरी नहीं हो पाई है तो इस चीज में बढ़ोतरी क्यों की जा रही है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के युवा चेहरा, राज्य का भविष्य में कह सकता हूँ, मनोज जी। मनोज फुलोरा जी, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, अच्छे वक्ता के रूप में, प्रवक्ता मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अच्छे वक्ता है, इसलिए पद का भले इनके पास प्रवक्ता ना, लेकिन वक्ता अच्छे हैं, इसलिए संदीप राणा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इन दोनों के साथ एक ऐसा चेहरा हमारे साथ, अक्सर चेहरे पे आप स्क्रीन पे देखते हैं, जो सही में दिल से उत्तराखंड के लिए लड़ता है। मैं खुल के कहूंगा, कांग्रेस भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे यूकेडी हो, मैं सारी पार्टियों की अगर चर्चा करूं तो उसमें अगर कुछ लोगों की चर्चा होती है तो उसमें शांति भट्ट का नाम आता है, जो दिल से उत्तराखंड के लिए लड़ता है। शांति भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं शांति भट्ट जी के पास चलूंगा और मैं चाहूंगा कि शांति भट्ट जी वह दर्द भी बयां करें, क्योंकि 23 वर्ष पहले जब राज्य बना तो उसके पहले इन लोगों ने जब संघर्ष किया था तो क्या 23 वर्ष बाद उत्तराखंड में जो लगातार माननीय लोगों की सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही थी, उसकी उम्मीद थी, या ये उम्मीद थी कि यहाँ पे रोजगार बढ़ाए जाएंगे, स्वरोजगार के संसाधन तलाशे जाएंगे, पलायन रुकेगा, भ्रष्टाचार यहाँ से गायब होगा। तो मैं सीधे शांति प्रसाद भट्ट जी के पास चलूंगा। शांति प्रसाद भट्ट जी, किस चीज में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी और किस चीज में बढ़ोतरी हो रही है? अगर ईमानदारी से बात की जाए तो क्या लगता है इसीलिए राज्य बना था?
बहुत सही सवाल आपने किया है श्रीवास्तव जी। आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उत्तराखंड के साथ 2 राज्य अन्य बने थे, छत्तीसगढ़ झारखंड। वो विकास से जुड़ा है, वहां राजधानी है, वहां पलायन रुका है, और जो विकास की गति इन 23 वर्षों में इन 2 राज्यों में हुई है, यदि उसका इंच मात्र भी उत्तराखंड में होता तो उत्तराखंड की अपने अस्तित्व में आज खतरा खड़ा ना होता। राज्य में पलायन बदस्तूर जारी है। राज्य आंदोलन के दौर में भी हम कहा करते थे कि हमको अपना राज्य मिलेगा तो राज्य खुशहाली में से आगे जुड़ेगा, पलायन रुकेगा और हमारे अपने निजाम होंगे, बोली भाषा पे काम होगा और उत्तराखंड जिंदा होगी तो इस राज्य की अपनी पहचान बचेगी, हम देवभूमि है। इसके ठीक उल्टा होते हुए आप इन 23 वर्षों में आप देख रहे हैं कि सत्ताओं में बैठे सत्ताधीश, चाहे वो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता हों, दोनों ने उत्तराखंडियत को खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं करी। इन 23 वर्षों में विकास के नाम पर जनसंख्या का विस्फोट होना, राज्य में भ्रष्टाचार के कारण कर्ज के गर्त में डूबना, उत्तराखंड के संसाधनों में भारवारों का बैठना और राज्य के मूल अस्तित्व के ऊपर खतरा आ जाना, परिणाम आपके सामने है कि अब इस राज्य में पुनः आंदोलनों के दौर शुरू हो गए हैं। कोई मूल निवास मांगते हैं तो कभी भू कानून की बात करते हैं, कभी रोजगार के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकार इस पर काम करने की जगह आंदोलनों को कुचलने का काम कर रही है। कर क्या रही है सरकार? जो करना नहीं चाहिए था। विधायकों की तनख्वाह बढ़ानी हो तो विधानसभा में 1 मिनट नहीं लगता, कैबिनेट में पास हो जाता है। विधायकों को 4-4, 5-5 लाख की सुविधाओं से तनख्वाहें बढ़ जाती है। अभी दर्जाधारियों को लोकसभा चुनाव देखा तो दर्जाधारी 21 पद बना दिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी, अन्य भत्ते बढ़ा दिए। ये तब कर रहे हैं जब यही सरकार कह रही है कि राज्य की आर्थिकी बड़ी खराब है, हम नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते। केंद्र सरकार डीए देती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में कहती है कि हम डीए देने की स्थिति में भी नहीं है। जनता जब आक्रोशित होती है, कर्मचारी जब आक्रोशित होते हैं, तब मुखिया को आगे आगे कहना पड़ता है कि नहीं नहीं देंगे, रुक के देंगे। कहने का मतलब है ये स्वहिताय स्व सुखाय की नीति पर काम करने वाली भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि आपने कर्मचारियों का ढांचा खत्म करके 46,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी भरकर उत्तराखंडियत को खत्म कर दिया। बेरोजगारी का इतना बड़ा ढांचा आपने खड़ा कर दिया कि आज हर विभाग चल बनाया हुआ है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पुलिस जिसका काम नागरिक सुरक्षा का है, वो नागरिक सुरक्षा की जगह मंत्रियों की सुरक्षा में लगी है। आए दिन यहाँ डकैतियां पड़ रही हैं। पुलिस लाचार और हताश होकर उनका मुखिया दबी जबान में कहता है या तो वीआईपी की सुरक्षा करा लो, जब स्टाफ है ही नहीं तो मैं चौक चौराहों की रक्षा कैसे कर सकता हूं। इतना दबाव उत्तराखंड में है और आज हालात उत्तराखंड के इतने खराब हो चुके हैं श्रीवास्तव जी कि हर जगह अराजकता का माहौल है और अविश्वास इस सरकार के प्रति इतना है। और सरकार देखिए, जब सरकार से सवाल किया जा रहा है कि आपने दायित्वधारियों का वेतन क्यों बढ़ाया, तो ये सरकार कहती है जीडीपी बढ़ गई। जब हम कहते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ गई तो नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं है, तब सरकार कहती है 5 किलो राशन गांव में हम दे रहे हैं। कहने का मतलब स्कूल बंद कर दो, और जब जनता को जनता के न्याय की बात याद दिलाई जाए तो 5 किलो राशन में सत्ता की ओर जाने की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और मैं फिर कह रहा हूं, दायित्वधारियों को वेतन बढ़ाना, भत्ते बढ़ाना, ये लोकसभा की तैयारी है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके ये लोकसभा जीतने का जो षड्यंत्र भाजपा कर रही है, जनता इसको भी समझ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन उत्तराखंड की जनता इनका जवाब इनसे जरूर लेगी और इनको धराशायी करेगी। लेकिन इन लोगों के मानदेय बढ़ाने से लोकसभा चुनाव में ये जो 21 लोग इस समय राज्य मंत्री के आसपास हैं, इनके मानदेय बढ़ाने से उस पर क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपसे बात करूंगा, लौटूंगा। मनोज बुलारा जी, आप उस समय स्कूल में रहे होंगे जब आंदोलन चल रहा था, लेकिन जब राज्य बना होगा तो हमारी समझ से उस पटाखे की गूंज आपने अपने घर के बाहर खुद भी बजाई होगी और सुनी भी होगी कि क्यों क्यों कहा जाता था आज दो अभी दो, हमें अपना राज्य, और राज्य मिला। बड़ी खुशी हो रही होगी आपको भी, आपके परिवार को भी, कई चीजें रही होगी। लेकिन 23 वर्ष बाद जब आप समीक्षा करते हो और एक राजनीतिक पार्टी से हटके समीक्षा करो, तो क्या आपको लगता है कि जो दर्द अभी शांति प्रसाद भट्ट जी ने बयान किया वह सही है या गलत है?
देखिए सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन जनता के बेसिस पे हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सरकार चुनते हैं और सरकार जिस तरीके से अपना दायित्वधारी चुनती है, मुझे लगता है मैं या फिर जितने यहाँ पे प्रेजेंट है वो ये मानते होंगे कि इन सबका काम सिर्फ एक ही है कि जन कल्याण के लिए काम करना, समाज कल्याण के लिए काम करना, अपने लोगों के लिए काम करना, इस प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए काम करना, किसान की आय को दुगना करना, महिलाओं के लिए काम करना, बेरोजगारी कम करना, महंगाई कम करना। मुझे लगता है अगर इन चीजों पे काम हुआ है तो ये जो आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है सैलरी में, स्लैब पे, मुझे लगता है ये जायज है। लेकिन अगर इस सरकार ने, इस प्रदेश की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूं, और उत्तराखंड में अगर इस सालाना बजट से ज्यादा इस उत्तराखंड में कर्जा हो, तो मुझे लगता है कि ये जो इंक्रीमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो दायित्वधारियों की हमें सैलरी को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि पीआरडी जवान भी तो हमारे इस प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, उपनल कर्मचारी इस प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, उनका जो इंक्रीमेंट था वो आपने रुका हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ना ही ये कहना चाहता हूं कि इंक्रीमेंट गलत है और ना ही ये कहना चाहता हूं कि इंक्रीमेंट बढ़ाना सही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, करे, जितने के सारे लोग अगर उस डेवलपमेंट के लिए काम करें, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सही है। लेकिन आज जिस तरीके के हाल हम 23 साल में देखने को हम लोगों को मिल रहा है, जिस तरीके से जितने भी युद्ध है हमारे रास्ते में निकले हुए हैं, चाहे वो भू कानून की बात की ली जाए या फिर मूल निवास की बात की ली जाए, मूल निवास हम लोग स्थायी निवास बन चुके हैं, तो ये सारी समस्या को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड उस स्टेबिलिटी की तरफ कभी नहीं पहुंच पाएगा जिस स्टेबिलिटी की तरफ आप जब स्टार्टिंग में झारखंड और छत्तीसगढ़ को कंपेयर कर रहे थे। मुझे लगता है कि आज भी उत्तराखंड आधा अधूरा है। 2000 में जब हम यूपी से अलग हुए थे तो सारे लोगों ने एक सपना देखा था एक आदर्श प्रदेश बनाने का, जिसकी बात हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी करते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, किसान की आय दुगनी करने वाले, किसान जो अपनी फसल को एक अच्छी कीमत पे बेच पाए, इन सब की बात की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं धरातल की अगर मैं बात करूं, मॉनिटरिंग की बात करूं, तो ये जीरो ग्राउंड लेवल पे जीरो काम किया गया है। चलिए मनोज जी, ये जो राज्य मंत्रियों को बढ़ाया गया, दायित्वधारियों की संख्या बढ़ाई गई, पहले दौर में 10 किया गया, उसके बाद दूसरे दौर में भी किया गया, जैसे बढ़ोतरी मानदेय की आपसे बात कर रहे हैं, क्या ये जो बढ़ोतरी हो रही है वो भी सही है, जायज है या ना जायज? देखिए सर, मैंने यही कहा कि अगर आप इनमें बढ़ोतरी कर रहे हैं और ये इस प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, तो मानदेय की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन दायित्वधारियों की, उन राज्य मंत्री, तथाकथित राज्य मंत्री जो अपने आप को कहने लगे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनकी जो संख्या बढ़ाई जा रही है उसे कैसे देखते हो? देखिए सर, मैं अगर पर्सनल लेवल पे ये देखूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मंत्रियों ने ठीक तरीके से काम नहीं किया। दैट्स द ओनली रीजन कि हमें दायित्वधारी बनाना पड़ रहा है, जो उनके हाथों के थ्रे एक हाथ से हाथ मिला के कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए कुछ काम कर बैठे। और आने वाले लोकसभा आपने मतलब सैकड़ा पार कर लिया था। नहीं सर, बिल्कुल आप सही आए पॉइंट। मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूं सर। देखिए, गैर साहब में जब हमारा शस्त्र चल रहा था तो वहीं पे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने यही कहा था कि पिछले 17 साल में अगर हम कर्ज देखते हैं उत्तराखंड का तो 35,000 करोड़ था, और आज इन 7 सालों की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख से ज्यादा हमारे उत्तराखंड का कर्ज हो चुका है। मैं वही कहना चाहता हूं कि जहां सालाना बजट उतना नहीं है जितना इस उत्तराखंड में कर्ज है, तो आप मुझे बताइए कि इन 7 सालों में अगर कर्जा लिया गया है तो उस कर्जे को कहां यूज किया गया? क्या वो समाज कल्याण के लिए यूज किया गया? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? क्या हमारे, चाहे मैं की बात करूं, उससे काम किया? जो आपके समय एनडी तिवारी जी का 5 वर्षों का कार्यकाल छोड़ दो, जो दूसरे 5 साल का दौर था, उस दौर में आपने जो पैसा लिया उसका सही खर्च कहाँ किया? जमीनों का, जो सरकारी जमीन है, सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार में लोगों के लाभ की गई है। मनोज भाई देखिए, मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दे सकता हूं, मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि पीछे बहुत है, कड़वा भी है, मीठा भी है, खट्टा भी है, लेकिन कष्ट तब होता है जब आपके अधिकार पे टाका पड़ रहा है और आप नहीं चेत रहे हो। दिक्कत आपको नहीं आएगी, दिक्कत आपके बच्चों को आने वाली है। मैं लौटूंगा आपके पास। संदीप भाई, ये जो चीजें सामने निकल के आ रही है, जिस तरह से राज्य मंत्री की कोई जरूरत, छोटा सा प्रदेश है, 70 विधायक है, टोटल 12 मंत्री बनने चाहिए थे, आप तो मंत्री बनाए नहीं, और मंत्री की संख्या आप पूरी भी नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ आए दायित्वधारियों की जो 2 दर्जन के लगभग फौज खड़ी करके उनकी मानदेय में बढ़ोतरी कर रहे हो। हकीकत में बताओ, कहीं से आप इसको सही मानते हो? मैं बुराई नहीं कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की, न मुख्यमंत्री की, लेकिन मुझे पीड़ा ये हो रही है, 4 दिन पहले सड़कों पे जो सैलाब उतरा, वह सैलाब इसलिए नहीं उतरा था कि उनको अपने पेट की भूख मर रही थी, उनको अपने बच्चों की चिंता थी, उनको इस प्रदेश की चिंता थी, और उस पे चिंता नहीं की गई। चिंता की गई किस पे?
जिनको आपने राज्य मंत्री और दर्जाधारी बनाया है, तो कष्ट तक होता है, पीड़ा तक होता है। इसलिए प्रश्न जायज है कि आपको कैसा लगता है, ईमानदारी वाला जवाब। अब देखिए मान्यवर जी श्रीवास्तव साहब, कुछ संवैधानिक पद हैं जिन पर जो है, चाहे हमारी मंडी परिषद हो, चाहे हमारे आयोग हो या फिर परिषद हो, उन पर जो है कहीं ना कहीं हमें नियुक्तियां करनी पड़ती। पूर्वी की सरकार में भी किया है, वर्तमान की हमारी जो सरकार उसने भी किया है। निश्चित रूप से जो दायित्वदारी बनाए गए उनसे अपेक्षाएं की गई, क्योंकि जो दायित्वदारी जो बनाए गए वरिष्ठ लोग बनाए जाते हैं और उनसे अपेक्षा ये होती है कि भाई वो जो जनता के काम है, जनता तक जाकर के जनता के कामों को करें, जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो दायित्वदारी है उनके बनने से विकास की गति को तेजी मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। और जो विधायक लोग, मंत्री लोग भी आपके विकास नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री हमारा बहुत, जितने हमारे मंत्री हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विधायक हमारे सारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दायित्वदारी भी जो हमारी मंडी परिषद है या हमारे आयोग हैं, तमाम उनमें जो है पहले से परंपरा रही है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करें। जो आपने जो मानदेय की जो बात कही है, निश्चित रूप से जब वो कोई व्यक्ति किसी पद पर सुशोभित होता है तो निश्चित रूप से उसको जो है गाड़ी है, ऑफिस है, उसका स्टाफ है, तो इसके लिए मानदेय कोई उनको व्यक्तिगत उसके लिए मानदेय दिया गया है कि वो जनता की सेवा करने के लिए उनको मानदेय बढ़ाने का काम। देखिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना गिनाऊं मैं आपको साहब। माननीय, जहां तक आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे कांग्रेस के और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हमारे बहुत सम्मानित है, उनका सम्मान भी करता हूँ। उन्होंने कहा जो 3 राज्य बने, उन 3 राज्यों की अगर आप स्थिति देखें तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड झारखंड की अपेक्षा कहीं बेहतरी से काम करें। और छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार 3 बार वहां पर सरकार रही है और आज भी हमारी सरकार पुनः स्थापित हुई है। बीच में कांग्रेस 5 साल की रही थी, कांग्रेस ने उस प्रदेश को भी तबाह करने का काम किया और 2002 से 2007 तक और 2012 से 2017 तक कांग्रेस इस प्रदेश को, जो उत्तराखंड हमारा प्रदेश है, जो देवभूमि के अनुरूप जो प्रदेश हमने बनाया है, उत्तराखंड प्रदेश का विकास यदि किसने रोकने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस के शासन में आपने देखा होगा, चाहे तिवारी जी की सरकार रही हो, चाहे कि 2000 देखिए आप हमारी सरकार तीसरी बार सत्ता में हो, सॉरी 4थी बार डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड की रोजगार के मैं पूछूंगी। आपने अभी बहुत सारी अभी देखेंगे आप पिछले वर्ष से लगातार हमारे विभिन्न विभागों में भर्ती में आपको शांति रखिए, पर बहुत थोड़ा सुन लीजिए। हमारी देखो धामी जी हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला है जिसका विजन बड़ा विजन है, जिनका विजन त्रिवेंद्र जी के कालखंड में बहुत अच्छा काम हुआ। हमारे जितने मुख्यमंत्री चाहे जी रहे हो, चाहे सबने अच्छा काम किया, लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री हमारे अमित जी हैं, जो उनका जो समन्वय है हमारी केंद्र की सरकार से और मोदी जी का जो उनके ऊपर आशीर्वाद है, निश्चित रूप से सही शब्द आपने उपयोग किया। मोदी उनके हाथ में वह मजबूती दे रहा हूँ, विकास रूपी जो उनको जो सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से मोदी जी प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं और अनेकों विकास के कार्य होंगे। संदीप भाई, उत्तराखंड ने नेता बहुत दे दिया। आप जैसे लोग, मतलब जो आदमी सही में पढ़ा लिखा आदमी है, अब केवल राजनीतिक बात करता है। अगर मैंने ईमानदारी से, क्योंकि आप लोग तो आप भारतीय जनता पार्टी के परिपक्व नेता हो चुके हो और अच्छी पूरा नेशनल से लेकर पटेल तक जनता की उम्मीदों पर खरा खराओं तक की सरकारें, यदि आप अच्छा काम करेंगे तो सरकारों को लाया जाता है दोबारा, यदि आप काम नहीं करेंगे तो आपको किनारे किया जाता है। सरकार ने हमारे काम पर मुहर लगाई और दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार लगातार बनी। हमने मीथक तोड़ने का भी काम किया और मीथक जनता के आशीर्वाद से टूटा है उत्तराखंड के अंदर, ऐसे नहीं टूटा मान्यवर जी। आज जो है प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी उत्तराखंड में है और पुनः 2024 में उत्तराखंड के अंदर 5 के 5 कमल भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जो है शुभकामनाएं हमारी आपको साथ के साथ भट्टी के पास। भट्टी ये
बड़ी बातें होती है। कांग्रेस भाजपा से अगर बात करें तो हमारी समझ से वो हिंदुस्तान से घूमना शुरू करते हैं, पूरा विश्व घुमा डालते हैं, लेकिन हम जहां की बात करना चाहते हैं हमें वहां का जवाब नहीं मिलता। शराब खनन के छोड़ करके तीसरा कोई रोजगार आपको इस प्रदेश में दिखा सर? बहुत सही सवाल आपने किया है। मैं शराब और खनन पे ही आपको बता दूं, कितने उत्तराखंड के लोग हैं जो खनन पे काम कर रहे हैं और शराब पे काम कर रहे हैं। अगर आप इनका स्टैंड अप देखेंगे तो तमाम वो लोग हैं जो गैर उत्तराखंडी है। हमारे कहने का मतलब है, इस बात को समझिए, हम दायित्वधारियों की नियुक्ति पर सवाल इसलिए खड़े नहीं कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बना रही है। अरे राज्य के हित में इन 23 वर्षों में यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बता दे कि इस दायित्वधारी ने राज्य हित में ये काम किया और सरकार ने उसके मॉडल को स्वीकार करते हुए कैबिनेट में पास कराया और राज्य को ये लाभ हुआ। जब हम महिला आयोग की बात करते हैं तो अंकिता हत्याकांड में महिला आयोग है चुप। जब हम वन निगम के अध्यक्ष की बात करते हैं कि भाई ये घोटाले हो क्यों रहे, ये खनन में चोरी हो क्यों रही, पता लगता है वन निगम का जो अध्यक्ष बना वो तो इंडिवर में आ गया, तुरंत बड़ी गाड़ी में देहरादून में घर बन गया, मगर उत्तराखंड का राजस्व बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसे में हमको लगता है कि एक हेड ये सरकार लूट का और खोल देती है कि 5% का कमीशन बाद अभी एक अध्यक्ष और बन गया। जब हम समाज कल्याण के उत्थान की बात करते हैं तो इनका निगम का कोई दायित्वधारी में बताने को तैयार नहीं होता कि भाई ये हमने इस निगम में ये लाभ पहुंचाया। जब हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन आयोग के क्षैतिज आरक्षण के लिए बात करते हैं तो इनके आंदोलनकारी आयोग का अध्यक्ष वो कुर्सी के नीचे बैठ के छुप जाता है, पूरे उत्तराखंड के आंदोलनकारी नाराज हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये 21 दायित्वधारी विकास की योजना से किसी राज्य को एक जगह पर भी लाभ दिखा रहे हो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि हमारा विरोध गलत है। अरे भाई आप केवल लूट के नाम पर इनके तनख्वाह बढ़ाओ, इनके खर्चे बढ़ाओ, राज्य को कर्ज में डुबाओ। मैं पूछना चाहता हूँ इन 23 वर्षों में कितने वरिष्ठ मंत्रियों पर कार्रवाई हुई? काय को बनाया आपने भाई? क्यों राज्य कर्ज की गर्त में डुबा दिया आपने? हमारी आमदनी 54 है, खर्चा हमारा 2 रुपया, हम कहां से लाएंगे 75? और हर वर्ष आप राज्यों को कर्ज की गर्त में डुबा रहे हो। एक दिन तो जिस जगह पर ब्रेक लगेगा उसके बाद उत्तराखंड की क्या स्थिति होगी? ये राज्य अराजकता की जगह नहीं जाएगा। हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, चाइना नेपाल हमारे लिए वैसी मुसीबत बना हुआ है। ऐसे में यदि हम अपने राज्य की चिंता जाहिर करते हैं तो ये दिल्ली वाले दल उत्तराखंडियत के ऊपर जो कुठाराघात करते हैं तो हमको चिल्लाना पड़ता है और हमारा चिल्लाना वाजिब है। जब आप कर्मचारी रखने के लिए लाचार साबित करते हो सरकारों को तो फिर वही विधायकों के वेतन क्यों बढ़े? जब आपके पास पैसा नहीं है तो दायित्वदारों को काय को इतनी सुविधाएं दे रहे? बोलो ना कि लोकसभा में एक दायित्वदारी, एक लोकसभा में 3 दायित्वदारी और सरकारी पैसे से घूमेंगे और फिर वो भाजपा के लिए माहौल बनाएंगे। ये इतनी निर्लज्ज पार्टी है भाजपा। मैं आपको बता दूं, मैं सनातन धर्म का व्यक्ति हूँ, हमारे यहाँ पर खंडित मंदिर की बड़ी पार्टी है, नहीं होता। ये उद्घाटन करने जा रहे हैं क्यों? क्योंकि इनको धर्म का खंडित मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो। मैं तो चिल्ला रहे सारे के बिना पत्नी के कोई मंदिर में जो है पूजा नहीं होती, मोदी को नहीं आना चाहिए। राम हमारी आत्मा के पास आप ये बताइए, इस बात
हम कहाँ चले गए? हम लोग घर चले गए, हमें छोड़, हम गलत चले गए, राम उस पे हम लोग सुनिए हकीकत सच में के जय बाबा सच समाज को अयोध्या के अंदर जो देखिए वहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन था अरे क्या बात है मनोज इसीलिए संदीप भाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनता है वो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अपने सहयोग के लिए विभागों को बांटने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार करता है और मंत्री ये बनते हैं तो उनके सहयोग के लिए राज्य मंत्री दर्जा मंत्री ये बनाए जाते हैं। लेकिन हम भटके ना राम मंदिर पे भी चर्चा करेंगे और राम मंदिर पे जो संदीप प्रसाद भट्ट जी ने कहा उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन विरोध संदीप का जायज है कि आज जिस विषय पे चर्चा हुई वो चर्चे पे ही हम रहे। सर मनोज जी मैंने तो कहा मैं तो कहा आप यहाँ मोदी जी अभी तो मुख्यमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों की संख्या पूरी नहीं कर पाए हैं तो उन मंत्रियों के सहयोग के लिए दर्जाधारी कैसे बन गया? देखिए सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल जब स्टार्टिंग करी बड़ी बिल्कुल सही कहा कि कैबिनेट मिनिस्टर ही पूरे नहीं हो पाए हैं और दायित्वधारियों को यहाँ पे 21 दायित्वधारियों को सैलरी इंक्रीमेंट रखा गया है सो दैट आने वाले जो लोकसभा चुनाव है मुझे लगता है मेन फोकस उसी पे है कि किस तरीके से अपने जो 23 जो अभी जैसे सर ने कहा प्रचंड बहुमत मेरा ये मानना है ना सर, जिस जनता ने इनको ऊपर तक लेके आए वही जनता है मुझे लगता है जो नीचे लाने में आपके कसर भी नहीं छोड़ेगी। देखिए सर, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके के 23 सालों में हालत देखने को मिल रही है और आप भी मानते होंगे इन 7 सालों में जिस तरीके से महंगाई ऊपर गई है, पलायन हम लोगों को देखने को मिलता है। ये बात करते हैं सेल्फ डिपेंडेंट की, सेल्फ रिलायंट होने की। आज की हालत ये है सर कि हमारा जो माइग्रेशन हो रहा है उसमें आधे से ज्यादा स्किल लोग हैं, स्किल पीपल है जो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं जॉब करने के लिए और यहाँ की जो औसत ग्रोथ है, यहाँ की जो औसत ग्रोथ है वो रुक गई है। सर पहले सर को थोड़ा क्लैरिफाई होना चाहिए, ये मोदी जैसे मोदी जी पे आके अटकने चाहते हैं। सर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ सर, प्लीज आप मेरा सुन लीजिए। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, प्लीज नहीं सर, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आज के जमाने में सर देश के अंदर देखिए सर सरकार चलने की कितने घोटाले आए दिन होने सर, अगर आप घोटाले में बात करना चाहते हैं तो ये काम नहीं घोटाला किसने स्टार्ट किया क्या खतरा है और घोटाला और तुम्हारे समय भ्रष्टाचार ये वो है जो एडवर्टाइजमेंट उत्तराखंड को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया। आज ये है कि रोजगार आप दे नहीं पा रहे, रोजगार आप दे नहीं पा रहे, जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें आप देख नहीं पा रहे। मूलभूत भारतीय जनता पार्टी मूलभूत सुविधा की बात करें नहीं होगा ऐसी बैठी प्लीज एक बार सबको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज 7 मुद्दे पे आ जाता हूँ इन 7 सालों में आप ये बता दीजिए इन 7 सालों में अंतिम प्रश्न लेता हूँ कि समय की सीमा होती मैं चाहूंगा 30 सेकंड में इसको हम क्लोज करें क्योंकि हम भटक जाते हैं। जब भटक जाते हैं तो हकीकत में जो अच्छा ये बताओ आपने 100 बनाया, इन्होंने अभी आपसे 5 मतलब कह लीजिए कि बहुत कम बनाया है, 2 दर्जन भी नहीं बना। पीड़ा आपको है
लेकिन हमें पीड़ा किसी चीज की नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि ये गलत है कि अगर आप जातिधारी बनाते हैं, ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर ये गलत तब हो जाता है जब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के प्रदेश के लिए कुछ काम ना किया जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। संदीप भाई, मंत्रिमंडल पूरा नहीं हुआ और उसके बाद उनके सहयोग के लिए राज्य मंत्री जो कहा जाता है जिसको दर्जाधारी क्यों बना दिया गया? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो हमारे आयोग है, परिषद है, जो हमारे जो अनेक जो ऐसी जो संवैधानिक संस्था है, उन पर दायित्वधारी बनाए जाते हैं। यही नहीं, पूरे देश के अंदर बनाए जाते हैं और पहले भी इस प्रदेश में बनाए गए हैं। निश्चित रूप से हमारी मूल भावना ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान में देखा था अखबार पर, ये कह रहे थे कि मूल निवास में तो हमने समर्थन नहीं दिया। चलिए ठीक है, हमने मूल निवास समिति बनाने का काम किया है। डूबे हुए प्रदेश में इस तरह का बोझ क्या जायज है? जो सरकार कर्मचारियों का ढांचा ना बना सके और मंत्रियों की और जो दर्जाधारियों की सुविधाएं बढ़ाए, उससे स्पष्ट होता है इन्हें राज्य से कोई लेना देना नहीं है। इनकी नीति है कर्जा लो, घी खाओ, बाकी जनता राज्य बना था उत्तराखंडियों के लिए विकास, और हालांकि उस कोने पे जाए जहां पे विकास की किरण भी नहीं पहुंचती थी। रोजगार हकीकत में उत्तराखंड के लोग बाहर जाके रोजगार करते थे, लेकिन उत्तराखंड में रोजगार के संसाधन नहीं बने थे। सबसे बहुत महत्वपूर्ण था पलायन। उत्तराखंड में हर परिवार से एक आदमी फौज में था तो दूसरा आदमी विदेश या कह लीजिए प्रदेश जाता था कमाने के लिए। उसको रोकने के लिए बना था, फौज में जाने के लिए बना था, लेकिन ये था कि घर पे रुकेगा आदमी, घर खुशहाल होगा, पहाड़ खुशहाल होगा, रौनक रहेगी। लेकिन वो रौनक कम हो रही है, चाहे कोई भी पॉलिसी बने, लेकिन एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत है जिससे हमारा पहाड़ गुलजार हो। मुझे लगता है ये एक ऐसे व्यक्ति की दरकार है। अगर धामी जी ऐसा सोच रहे हैं तो धामी जी को कम से कम पहाड़ को गुलजार करने की भी बात सोचनी चाहिए और करनी चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए ABP न्यूज।